ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे इन आवर लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर्स। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर आर प्लेस्ड in such a manner that their tail ends coincide with each other, that their tail ends coincide with each other. Coincide with each other. Okay. Then the smaller angle between the vectors. Then the smaller angle between the vectors between the vectors is the angle between the vectors. Is the angle between the vectors. ठीक है। तो अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। ठीक है। इसमें कहा क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है, अगर दो वेक्टर्स है, मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उन्हें ऐसे प्लेस किया जा रहा है कि उनके टेल एंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, देयर टेल एंड्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। दीज आर टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए का टेल भी यहाँ पे है और वेक्टर बी का टेल भी यहाँ पे है, दोनों के टेल एंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो एंगल्स हमारे पास पॉसिबल है, एक एंगल ये, इसे हम कह देते हैं थीटा, और दूसरा एंगल ये, इसे हम फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो जो स्मॉलर एंगल होगा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वही कहलाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इस डायग्राम को देख के ये लग रहा है कि थीटा विल बी द स्मॉलर एंगल। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम को देख के क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थीटा की हमें वैल्यू नहीं पता है। हो सकता है थीटा जो है, मतलब डायग्रामेटिकली देख करके ये लग रहा है कि थीटा इज स्मॉलर, बट थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो तो 360 डिग्री माइनस थीटा विल बी द स्मॉलर एंगल। ठीक है। तो डायग्रामेटिकली देख करके ये लग रहा है हमें कि थीटा इज द स्मॉलर एंगल एंड सो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है। ओके। तो यहां पे अब हमें क्या कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गई कि एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब हम कुछ चीजें इसके बारे में और बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारा थीटा है, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो थीटा हैज टू लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, इसके बीच में लाई करेगा। क्यों? अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो गया, मान लीजिए देखिए, अब हम ये वेक्टर ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय क्या हो जाएगा, थीटा विल बिकम इक्वल टू 180। अब उसके बाद फर्दर हम इंक्रीज करेंगे, अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा कर देंगे तो थीटा विल बिकम इक्वल टू, विल बिकम ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो 360 डिग्री का माइनस थीटा एंगल है, वो जो है वो छोटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री से। देन 360 डिग्री माइनस थीटा विल बिकम द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर विल बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, व्हेन द वेक्टर्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट देयर टेल एंड्स कोइंसाइड विद ईच अदर, दैट विल बी सेड टू बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर
एंड 360 माइनस थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब हम अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल जो है, दिस इज से 150 डिग्री। ये एंगल है वेक्टर ए और ये एंगल है वेक्टर बी। अब हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे पता चलेगा? देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के टेल एंड्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ वेक्टर ए का हेड इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ वेक्टर बी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को उठा करके ऐसे ट्रांसलेट करा देंगे। ठीक है, ये ट्रांसलेशन पॉसिबल है प्रोवाइडेड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन सेंस है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो फिर वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखा जा सकता है। तो हमने क्या किया कि वेक्टर ए को उठा करके आगे रख दिया। ठीक है, अच्छा। अब अगर ऐसा कर दिया हमने, अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब क्या हो गए? टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। ये वेक्टर ए का टेल और ये वेक्टर बी का टेल है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा, ये अगर ये 150 डिग्री है, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज अब आप रब कर सकते हैं। हम पहले रब क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि तब आप एंगल नहीं निकाल पाते कि 30 डिग्री आ कहां से रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हाँ, ये हमारा क्या है, डायग्राम है जिससे हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए। जस्ट इसको हम नीचे करें क्योंकि यहाँ पे वो होगा। ठीक है, क्लियर, मतलब भी हमें आगे बढ़ाना होगा वेक्टर को, इस टाइम इसको नीचे रख रहे हैं। ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये जो है हमारा, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम क्या देते हैं, से एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स इज से, ये जो है दिस एंगल इज 75 डिग्री। अब ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है, ये जो इस तरह से डायग्राम बनाया गया है, ये एंगल जो है 75 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हो जाएगा? अगेन, अब यहाँ पे क्या है, हमारी बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइंट नहीं है, दोनों हेड टू हेड ज्वाइंट है। तो हमें क्या करना होगा? अब दोनों वेक्टर्स को हमें ऐसे ट्रांसलेट कराना होगा कि टेल टू टेल वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को उठा करके ऐसे रख देंगे, इस वेक्टर ए को उठा के ऐसे रख देंगे, ये वेक्टर ए ये बन गया। और इस वेक्टर बी को उठा के हम ऐसे रख देंगे, वेक्टर बी ये ऐसे बन गया। अब अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो जो ये वाले पॉइंट है उसके लिए जो नए वेक्टर्स हैं, ये मतलब नए वेक्टर्स का मतलब नए पोजीशन में वही वेक्टर्स जो हैं, उन वो दोनों वेक्टर्स के टेलेंट्स अब कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अब क्या हो जाएगा जब दोनों के टेलेंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं? तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये 75 डिग्री है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो दिस विल आल्सो बिकम इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी 75 डिग्री। ऐसे देख के लग रहा था कि 75 डिग्री ही होगा, बट आप उस समय नहीं कह सकते थे। बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए था? बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए कि दोनों के टेल एंड्स कोइंसाइड कर रहे हो, तभी आप क्या कहते हैं एंगल निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है ऐसे। ठीक है, इनका क्या कहते हैं, ये जो ये एंगल जो है, दिस इज से 120 डिग्री। अब ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, दिस इज ये वेक्टर बी यहाँ है एंड दिस इज वेक्टर ए। अब क्या है, अब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है। अब क्या करें हम? अब कांटेक्ट में नहीं है तो क्या करेंगे? फिर हम क्या ले आएंगे, टेल टू टेल कांटेक्ट में ले आएंगे। तो अब क्या हो जाए, अब क्या करें इसके लिए? देखिए, अब इसको इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे।
Just- तो ये वेक्टर ए हो गया ये। ठीक है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। अब अगर देखा जाए ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब क्या है यहाँ पे, अब इस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, टेल टू टेल ज्वाइंट है। जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइंट हो जाते हैं तो जो स्मॉलर एंगल होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ 60 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आई होप आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिट वेक्टर? देखिए, यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका वन होता है, बस सिंपली ये चूज होता है, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अगर हम यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लें तो वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई हमारा वेक्टर ए है, से ये 5 यूनिट्स का है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग अगर हम यूनिट लेंथ का वेक्टर ले लें, 1 यूनिट का वेक्टर ले लें, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, बस सिंपल ये चीज होती है यूनिट वेक्टर की। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ऐसे, और इसे रीड किया जाता है एज ए कैप और ए कैरेट। इसे ए कैप या ए कैरेट ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब भी हम, अब हमें कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आपके क्लास 11th के एग्जाम्स में भी आएंगे, जेई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं इस पे, यूनिट वेक्टर्स पे। तो पूछता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर ए, उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते थे, मैग्नीट्यूड लिखा जाता था मॉड ऑफ वेक्टर है, ये जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय ए कैप, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए कैप से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओवरऑल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज हम हमेशा समझिएगा कि जो हमारा यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, यूनिट वेक्टर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी वेक्टर के अलोंग उसका डायरेक्शन सेंस क्या है ये बताने के लिए यूनिट वेक्टर्स यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है कि वेक्टर का डायरेक्शन सेंस बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, और कोई पर्पस नहीं होता यूनिट वेक्टर्स का। ठीक है, अब अगर हमें इससे यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हैं, वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय जे कैप। और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस जो होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमेशा यूज किए जाएंगे आगे चल के, और हम लोग इन पे क्वेश्चंस भी बहुत ढेर सारे सॉल्व करेंगे अभी आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर होता है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो,
वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, उसे कहा जाता है नल वेक्टर। अब अब यहाँ पे सवाल एक और उठता है कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन सेंस क्या होगा। उसका उसका कोई डायरेक्शन सेंस नहीं होगा, ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ठीक है, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन सेंस नहीं होता है। इट कैन टेक एनी डायरेक्शन। ठीक है, इट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन सेंस एज सच। इट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन सेंस एज सच। ठीक है, डायरेक्शन सेंस एज सच, इसका कोई डायरेक्शन सेंस नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा वेक्टर डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं भाई, कि जहां जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका कोई डायरेक्शन सेंस है ही नहीं, तो हम डिफाइन कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फिजिक्स में कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका कोई रीजन होता है। अब ना तो हम एक ऐसे वेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करें जिसका ना तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन सेंस कुछ है ही नहीं। तो देखिए, एक चीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, उसमें से हमने सब्सट्रैक्ट किया दूसरा वेक्टर ए। ठीक है, मतलब वही वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर दिया, वेक्टर ए। अब अगर हम दूसरे साइड में हम ये केवल एक जीरो लिख दें, तो होगा क्या, लेफ्ट साइड में जो दोनों क्वांटिटीज हैं, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन राइट हैंड में जो चीज है दैट इज अ स्केलर नंबर, ये एक स्केलर नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक तरीके से एक टाइप ऑफ क्वांटिटी को दूसरे टाइप ऑफ क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक साइड में आपने एक ऑरेंज में से एक ऑरेंज घटाया तो आपको जीरो मिल गया। जीरो क्या, तो मतलब आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से या एप्पल्स को बनाना से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहां पे मैथमेटिकल डिस्क्रिपेंसी आने लगती है। तो फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिकल कंप्लीटनेस ही हम बस केवल नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं, और इसलिए हम लोग जीरो वेक्टर डिफाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, जब हम जीरो वेक्टर डिफाइन कर देते हैं तो फिर ये भी क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तब क्या होता है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया तो नाउ यू कैन कंपेयर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज विद अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए ये नल वेक्टर डिफाइन किया जाता है, और कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि वेक्टर्स चीज क्या है। अगर आप ध्यान से समझे, मैथमेटिकल टर्म से समझे, तो वेक्टर्स है तो एक तरीके से लाइन सेगमेंट ना। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ये एक वेक्टर है हमारा, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, और ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है वेक्टर ए का। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए का मतलब ये वो लाइन है जिसका हमारा वेक्टर ए पार्ट है। ठीक है, बेसिकली लाइन सेगमेंट जो है लाइन का पार्ट होता है ना, तो वही हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर ए है वो इस लाइन का पार्ट है। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया कि एक तो हमने ये ले लिया, अब हमने क्या लिया कि एक और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम लाइन ऑफ लाइन। ठीक है, वेक्टर और वेक्टर भी दोनों सेम लाइन के पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर बी का भी डायरेक्शन है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। तब ये कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, बस डायरेक्शन सेंस सेम होना चाहिए। अब अगर इसके साथ साथ एक और चीज हो जाए, ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज क्या हो जाए, इसके साथ साथ एक और चीज ये हो जाए कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अभी तक दोनों वेक्टर्स का
बस हम ये कह रहे थे कि डायरेक्शन सेंस सेम है। ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ ये भी हो जाए कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के भी बराबर हो जाए। तब क्या होगा? डायरेक्शन तो पहले ही सेम था, अब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। तब क्या कहा जाएगा? तब वेक्टर ए और वेक्टर बी को कहा जाएगा कि दे आर इक्वल वेक्टर्स। तब ये कहा जाएगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। दे आर इक्वल वेक्टर्स, और इसको लिखा ऐसे जाएगा। अब दूसरा, एक और टाइप ऑफ वेक्टर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसे कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ऐसे, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है। दिस इज वेक्टर बी। ठीक है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है। वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अभी हम इसे इक्वल नहीं दिखा रहा है। वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तब ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दैट इज, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड अभी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर हो गया, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तब क्या होगा? अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तब क्या होगा? डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। देन वेक्टर ए इज ऑपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, और इसे लिखा कैसे जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है। तो ये ऑपोजिट वेक्टर्स हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। अभी जिस तरह के वेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था कि दोनों वेक्टर्स के लाइन ऑफ एक्शन जो थे वो अलग थे, मतलब दोनों वेक्टर्स जिस लाइन के पार्ट थे वो अलग अलग लाइंस थी। अब अगर ऐसा हो जाए कि जो दो वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सेम लाइन का पार्ट हो। ठीक है। दोनों वेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सेम लाइन का पार्ट हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। जैसे पहले वाले केस में सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। पहले वाले केस में सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और ये दूसरे वाले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में ये जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ वेक्टर और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स ये कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स, या ये और ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द सेम लाइन। ठीक है। इसलिए दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसके बाद जो वेक्टर आता है, दैट इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा एक ही प्लेन में लाई कर सके। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई की कराए ही जा सकते हैं। जैसे हमने ये ऐसे दिखाया, यहाँ पे देखिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। हम हमेशा एक प्लेन डिफाइन कर पाएंगे, चाहे इनका कुछ भी ओरिएंटेशन क्यों ना हो, कुछ भी ओरिएंटेशन, कैसे भी ओरिएंटेशन कुछ ना हो, लेकिन हमेशा हम एक प्लेन डिफाइन कर पाएंगे सच दैट ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करें। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि जस्ट इसको समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि दोबारा हम और अच्छे से दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये है, ये हमारे पास ये ब्लू पेन एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लैक पेन एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। हम कैसे भी क्या कहते हैं ओरिएंटेशन कर दें, कैसे भी ओरिएंटेशन कर दें, कैसे भी ओरिएंटेशन कर दें, हमेशा एक प्लेन डिफाइन किया जा पाएगा सच दैट दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करे ही करें। ठीक है। कैसे भी हम इनका ओरिएंटेशन कर दें, हमेशा एक प्लेन डिफाइन
करा ही जा पाएगा सच दैट दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करे ही करे। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। ठीक है। तो टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। ठीक है। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। ठीक है। जब थर्ड वेक्टर की बात आती है, मान लीजिए जैसे कि हमने ये दिखाया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। अब तीन वेक्टर हो गए। ठीक है, ब्लैक पेन तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब तीन वेक्टर हो गए, तब जरूरी नहीं है कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करे ही करें। ये दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा उनके प्लेन से अलग है। ये उनके प्लेन में लाई कर भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उन दोनों के प्लेन से बाहर भी लाई कर सकता है। तो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स जब होते हैं, तभी कोप्लेनैरिटी की बात होती है। ठीक है। दो वेक्टर्स पे कभी भी कोप्लेनैरिटी की बात नहीं की जाती, क्योंकि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो बात कोप्लेनैरिटी की तभी की जाएगी जब तीन वेक्टर्स या तीन से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। ठीक है। सो कोप्लेनैरिटी मैटर्स, कोप्लेनैरिटी मैटर्स ओनली व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स। ठीक है। जब तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, तभी क्या कहते हैं, कोप्लेनरिटी की बात होगी। ठीक है। अदरवाइज कोप्लेनरिटी की बात नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि इसका अगर आप डायग्रामेटिकली भी देखना चाहेंगे, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए हमने ऐसे प्लेन डिफाइन किया। ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, दिस इज आवर प्लेन। इसको एक बार और हम इधर दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, इस प्लेन में एक वेक्टर ऐसे है, और एक वेक्टर ऐसे है, तो दोनों वेक्टर ऐसे प्लेन में ही है। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है। यहां हम क्या करें, एक प्लेन में हम दोनों वेक्टर्स को हमेशा लाई कर पाएंगे। अगर हम उठा भी देंगे तो हम प्लेन को भी चेंज कर लेंगे, और दोनों वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई कर लेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब तीसरा वेक्टर आएगा। अब तीसरा वेक्टर जब आएगा, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो इस प्लेन में लाई करे ही करे। ये जो अगर सी वेक्टर ले, तो ये लाई कर भी सकता है ए और बी के प्लेन में, और नहीं भी कर सकता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने दोबारा इसलिए यहाँ समझाया कि हो सकता है कि जब हम यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा रहे थे, तो क्लियरली विजिबल नहीं रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है। तो ये होती है कोप्लेनरिटी की बात। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तब कहलाते हैं जब दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है, वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। Two vectors are said to be orthogonal to each other when the angle between them is 90 degree। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। Two vectors are said to be orthogonal to each other, are said to be orthogonal to each other if the angle between them, if the angle between them, the angle between them is 90 degree, if the angle between them is 90 degree। ठीक है, तो उन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, तो we'll stop here। ठीक है, we'll come up with another lecture next time। ठीक है।